हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी की। और सीडीपी में ये हमारा लेक्चर होगा, यानी कि ये हमारी क्लास 36 होगी। इससे पहले आपकी 35 क्लासेस डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ एक एक क्लास को आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। ये जो हमारी क्लास होती है वो सी टेट और अदर स्टेट के जो हमारे टेट एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेट करती है। और हमारी इस क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए और आप अपना देखिए कि आपने कितना प्रैक्टिस यानी कितना आपने पढ़ा है, और उसी हिसाब से अपना प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि साइजोड़ वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो किस प्रकार के बालक आते हैं साइजोड़ वर्ग में? ऑप्शन ए है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले आते हैं। ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। ऑप्शन सी है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। और ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो डी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों की तो उनके अंतर्गत कौन से बालक आ जाते हैं। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक। ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन सी है मंद बुद्धि बालक। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही हमारे जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपराधी बालक कौन होते हैं। तो अपराधी बालकों की पूछ रहे हैं कि अपराधी बालक कौन होते हैं। ऑप्शन ए है जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं। ऑप्शन सी है जो कक्षा में अव्वल आते हैं। और ऑप्शन डी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो हमारे अपराधी बालक हो जाते हैं। यानी कि ए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे कि आपने इस प्रश्नों के क्या आंसर लगा रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें सामान्यतः होता है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी है डिसग्राफिया। और ऑप्शन डी है डिस्थीमिया। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसग्राफिया। तो डी यानी कि सी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। हमें बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थी किस स्वभाव के होते हैं या फिर कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन बी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। ऑप्शन सी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और ऑप्शन डी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। कौन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो यहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थी पूछे गए थे, तो यहाँ सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह 100 को वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है शब्द जम्बलिंग विकार। ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन डिसलेक्समिया। ऑप्शन सी है डिसमॉर्फिया। और ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो किस विकार से ग्रस्त है वह बच्चा जो 100 को वॉच पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर। तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा यहाँ इस प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन डी डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने में विकार। ठीक है, पढ़ने में असमर्थता कह सकते हैं बच्चे को होती है।
डिस्ग्राफिया की बात करें तो वो लिखने में हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी वैसाखियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऑप्शन ए है अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन सी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और ऑप्शन डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो यहाँ बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशालिता को होती है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन ए है मनोसामाजिक कारकों द्वारा। ऑप्शन बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा। ऑप्शन सी है आनुवंशिक रचना द्वारा। और ऑप्शन डी है बी और सी का संयोजन। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी के द्वारा। तो यहाँ पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी है निरंतर गृहकार्य देते रहना। और ऑप्शन डी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है डिस्फेजिया। ऑप्शन बी है डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन सी है डिसकैल्कुलिया। और ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता। तो यहाँ 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए है समुचित निवेश यानी कि एप्रोप्रिएट इनपुट के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन बी है एक स्थिर अवस्था है अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन सी है एक चर अवस्था है। और ऑप्शन डी है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह एक क्या है, चर अवस्था है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। और ऑप्शन डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना या समूहीकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग। ठीक है, तो सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे कि आप क्या क्या आंसर क्वेश्चनों के लगा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की नियोग्यता का लक्षण है, क्या है इन चार में से, ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, ऑप्शन सी है अवधान यानी कि एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधान यानी कि एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार ही क्या कहलाती है, अधिगम की नियोग्यता। तो यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी है मानसिक विकारों को नहीं होना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के बारे में बात की है, तो उसका प्रयोग किसके समान अर्थ के रूप में किया है? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मकता यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक नियोग्यता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन ए है तादात्मीकरण, ऑप्शन बी है विवेकीकरण, ऑप्शन सी है अतिकल्पना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अतिकल्पना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचार वेश, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्री और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हम विचार वेश भी बोलते हैं, सृजनशीलता के पोषण में सहायता प्रदान करता है। तो ए हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ऑप्शन बी है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, ऑप्शन सी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए और ऑप्शन डी है इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे, यानी कि कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। तो यहाँ बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए है विषय वस्तु आधारित प्रश्न यानी कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा यानी कि अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष शिक्षण यानी कि प्रत्यक्ष प्रश्न यानी कि डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट यानी कि आज आपने ऐसा इसका प्रैक्टिस किया होगा और आपने देखा होगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से क्या स्कोर किया, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपके अपना जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है
उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, यानी कि कुछ नए पीवाई के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।